वेजेस एक्ट में क्या क्या पढ़ दिया था, एप्लीकेबिलिटी पढ़ दिया था, कब वेज पे की जाती है पढ़ दिया था, वेजेस कैसे पे करनी है पढ़ दिया था। आई होप आपको ये समझ आ गया था, राइट? यस सर। आज हम लोग पढ़ेंगे ये कि कब ऐसा होता है कि आपकी वेजेस में से डिडक्शन किया जा सकता है, पैसा काटा जा सकता है। नॉर्मली तो मैंने आपको ये बताया है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ते समय कि बेमतलब पैसा काटना ही नहीं है। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका पैसा कटेगा? तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये अगर आया एग्जाम में तो 5 नंबर या 7 नंबर का, अगर इसको अच्छे से करना, ये सारे डिडक्शन किए जा सकते हैं आपके वेजेस से। फाइन के नाम से पैसा काटा जा सकता है सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन। दूसरा, अगर बॉस ने कोई सर्विस प्रोवाइड करी आपको या कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करी है तो फैसिलिटी के नाम से आपसे पैसा काट सकता है। जैसे आपका हाउसिंग प्रोवाइड किया है या कोई भी ऐसी फैसिलिटी जिसकी कॉस्ट आती है तो आपकी सैलरी से एक अमाउंट डिडक्ट कर सकता है। आपको अगर उसने एडवांस पे किया है तो आपके वेजेस से काटेगा कि नहीं काटेगा ये बताओ? यस सर। अगर उसने आपको ओवर पे कर दिया है वेजेस तो जितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया वो काटेगा कि नहीं काटेगा? यस सर। आपको उसने लोन ग्रांट किया है घर बनाने के लिए, पैसा काटेगा कि नहीं काटेगा? आपको मेरी बातें समझ आ रही है? आपके लिए टीडीएस आपकी सैलरी में से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटा है, इनकम टैक्स काटा है, तो उतना काट सकता है कि नहीं काट सकता पैसा? यस सर। प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन काटा है, आप ही की सेविंग है। यस सर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आप मेंबर हो, आपने अपने बॉस को बोला कि आप मेंबरशिप फीस पे कर दो तो आपकी सैलरी से काट के ही करेगा। एलआईसी में कंट्रीब्यूशन करना है तो बॉस तो अपनी तरफ से आपके लिए पैसा देगा, आपका भी कुछ पैसा काटेगा। आपने बॉस का नुकसान कर दिया तो उनमें लॉसेस की रिकवरी आपसे ले सकता है। वैसे ईएसआई मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बेसिकली ये माना जाता है कि अगर किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है या सिक हो जाता है या वो मर जाता है तो हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो उसको कंपनसेट करने का काम करती है, उसको या उसके घर वालों को। जैसे आप सबने एलआईसी के बारे में सुना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वैसे ही हमारे देश में एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है जिसका नाम ईएसआईसी है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो वर्कर्स होते हैं उनका इंश्योरेंस करने का काम करती है। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे ईएसआई में अपना खाता खुलवाना होता है, इंश्योरेंस का पैसा देना होता है, तो उसपे ये माना जाता है आपसे भी एक कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, आपकी सैलरी से भी एक अमाउंट काटा जाता है। तो आप ये देखो बेटा, इतनी जगह है जो आपका पैसा काटा जा सकता है। अब देखो इसमें आपको डाउट आए तो बताओ सर ये पॉइंट नहीं समझ आया, तो मैं दोबारा बता दूंगा। कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ आया बोलो हाँ या ना। सर आ गया अच्छे से। यस सर। अच्छा, नीचे आते हैं, फाइन के लिए कोई रूल है क्या? तो हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बोला फाइन लगाते हैं तो कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखो, फाइन आप तब तक नहीं लगाओगे जब तक सामने वाले को आपने शो कॉज नोटिस नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि जो भी फाइन लगाओगे उसका डिटेल रजिस्टर में आपको मेंटेन रखना है कि आपने सामने वाले एम्प्लॉय पे इतना फाइन लगाया है। आप बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से। क्या हम अनऑथराइज एब्सेंस का पैसा काट सकते हैं? अनऑथराइज एब्सेंस का बेसिकली मतलब होता है बिना पूछे गायब होना। तो बेसिकली अगर कोई बिना पूछे गायब हुआ है तो उसका आप दिन का पूरा या दिन के एक हिस्से का पैसा काट सकते हो। और लगातार यदि अगर बोला जाए 10 से ज्यादा लोग एक साथ बंक मारे हैं या गायब हो गए तो उनका 8 दिन तक पैसा काट सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप बॉस को बिना बताए एब्सेंट होते तो आपके दिन का पैसा काटा जा सकता है, दिन के एक हिस्से का पैसा काटा जा सकता है। और 10 या 10 से ज्यादा लोग एक साथ एब्सेंट हो गए तो उनका 8 दिन तक की सैलरी काटी जा सकती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। अच्छे समझ आया पॉइंट की सिर के ऊपर से गया? सर आ गया समझ। सिमिलरली अगर एम्प्लॉय ने आपको डैमेज किया या आपको लॉस किया है तो आप उसको शो कॉज नोटिस भेजते हैं, और अगर वो जवाब देने फेल होता है तो फिर उसे लॉस की रिकवरी करते हैं। कोई दिक्कत? ये पॉइंट क्लियर हुआ हाँ या ना? बोलते जाओ बस। यस सर हो गया क्लियर। यस सर। दैट्स इट, ये चैप्टर आपका यहाँ पे हो गया खत्म, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ठीक है, टफ चैप्टर था क्या ये? नो सर, इजी। नो सर।
थोड़ा सा टेस्ट आंसर्स में आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। कभी भी अपनी पर्सनल एडवाइस यस या नो करके मत देना। कल मैंने आपको मार्क्स भेजे थे, आपको मैं उसका वो भी भेजूंगा कि कहाँ क्या गड़बड़ करे हो, ठीक है? यस सर। पूरा इसमें मैंने डाल के उसको पेपर को। तो आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट खत्म हो गया। अब आपको मैं इम्पोर्टेंट लॉज ही जैसे मैं लाइन से करा रहा हूँ, तो अब मैं आपको जो लॉ कराने वाला हूँ उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है, तो इसको हमको बहुत अच्छे से करना है। यस सर। तो आप अपनी बुक में लॉ निकाल लो। सर। हो गया। चलो, आपको पहले ये बात याद रखनी है, जो सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन है वो विशाखा जजमेंट के हिसाब से दी गई है। अब आप पूछोगे विशाखा जजमेंट क्या है, तो विशाखा एक सोशल एक्टिविस्ट थी राजस्थान में, जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था। तो इसमें जो राजस्थान हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट है, उसने ये डिफाइन किया बेसिकली कि सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में क्या आ जाता है। तो सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन ऐसे किया जाता है, किसी भी तरह का अनवेलकम एक्ट या बिहेवियर जिसमें फिजिकल कांटेक्ट आता है, या सेक्सुअल फेवर की डिमांड आती है, या किसी तरह का रिमार्क आता है जो सेक्सुअल नेचर का होता है, उसे सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाता है। ठीक है? ये किस जजमेंट के हिसाब से आया है? विशाखा जजमेंट के हिसाब से डेफिनेशन आई है। ये डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी कि नहीं, पहले तो ये बताओ। ये डेफिनेशन समझ आ गई? यस सर। अब इसको लेकर जो लॉ बनाया गया उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस लॉ। ठीक है? ये लॉ स्टेप बाय स्टेप बात करता है। जैसे इसका सेक्शन 3 ये बोलता है कि कोई भी महिला अगर वो वर्क प्लेस पर है तो सेक्सुअल हरासमेंट फेस नहीं करेगी। ठीक? फर्दर ये माना जाता है, इस एक्ट में बोला जाता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन प्रेजेंट होती है जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट की सिचुएशन बन रही है, तो ये माना जाएगा इससे वर्क एनवायरनमेंट भी खराब होता है और हेल्थ पर भी असर पड़ता है, मेंटल एंड फिजिकल। पहले बताओ, ये सेक्शन 3 जो बोलता है वो बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। आई। तो इसके लिए किया क्या जाए? तो इसके लिए इन्होंने एक प्रोसीजर बनाया है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वुमेन वर्कर काम कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन में खुद की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, आईसीसी। तो अगर कोई वुमेन जो है, अगर उसने सेक्सुअल हरासमेंट फेस किया है तो वो इसकी कंप्लेंट जाकर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में कर सकती है। ठीक है? यहाँ के जो मेंबर होंगे वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी होते हैं और एम्प्लॉयर के चुने हुए न्यूट्रल लोग भी होते हैं। ठीक है? पहले बताओ कोई बात समझ आई कि नहीं? जैसे इसका आपको एग्जांपल दूं, आपने इसका नाम सुना है क्या, टीवीएफ का? टीवीएफ का नाम सुना है आपने? बोलो हाँ या ना। नहीं। ये YouTube पे चैनल है द वायरल फीवर वीडियोस करके। इसके बहुत अच्छे अच्छे शोज आते हैं, जैसे आपने नाम सुना है कि नहीं पता मुझे, परमानेंट रूममेट्स, और अच्छे अच्छे इसके शोज आए हैं। ठीक है? हाँ। इसके जो फाउंडर है, फाउंडर का नाम है अरुणब कुमार। अरुणब, हाँ लिख रहा हूँ मैं भी, बताओ। अरुणब कुमार जो है इसके फाउंडर थे। अब क्या हुआ पता है, अरुणब कुमार के ऊपर यहाँ एक फीमेल एम्प्लॉय थी, उसने ये कहा कि ये मुझे सेक्सुअली हैरेस करते हैं। तो टीवीएफ में और भी तो शेयर होल्डर्स है ना, तो यहाँ पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी थी। इस फीमेल एम्प्लॉय ने जाके यहाँ कंप्लेंट करी, इन्होंने अर्नब कुमार के खिलाफ एक्शन लिया और इनको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा, हटना पड़ गया, और पूरा कैरियर भी खत्म हो गया, कहाँ गए पता भी नहीं लगा। आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो बेसिकली ये जो लॉ है बहुत स्ट्रिक्ट, और ये बोलता है कि हर एम्प्लॉयर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी है। ठीक है? जिसमें कौन होगा? तो जिसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर या हेड ऑफिसर होगा। ठीक है? 2 ऐसे मेंबर होंगे जो एम्प्लॉइज की तरफ से होंगे, जो वुमेन कॉज के लिए कमिटेड है। जैसे आप सीएस हो ना, तो आपको भी इस कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है, ध्यान रखना।
ठीक, तो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, 2 ऐसे मेंबर हैं जो वुमेन कॉज के लिए समर्पित है, और एक ऐसा मेंबर होगा जो एनजीओ से होगा जो वुमेन्स के लिए वर्क करने का काम करते हैं। आप बता दो, कोई दिक्कत? नहीं सर। आपको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी परफेक्टली समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। बोलो क्या है इसका कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन होता है, बिना देखे बोलो। सर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 2 ऐसे लोग जिनको लीगल नॉलेज होगी या फिर किसी पर्टिकुलर वुमेन कमेटी के लिए होंगे, और तीसरा एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, एनजीओ से वुमेन और एक को एनजीओ। प्रोटेक्ट करने की। अच्छे से क्लियर है? यस सर। प्योर हो? अच्छा, मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, ऑर्गेनाइजेशन छोटी होने का मतलब 10 से कम फीमेल वर्कर है, तो वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाई जाती। लेकिन अगर वह हरासमेंट हो गए तो एलसीसी में जाया जाता है, लोकल कंप्लेंट कमेटी। ये एरिया में बनाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है, और यहाँ कंप्लेंट तब डाली जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं होती, और कारण यह है कि 10 से कम वर्कर वहां थे। ठीक है, फिर रिपीट कर दे रहा हूं, लोकल कंप्लेंट कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है, जो सरकार बनाती है। यहां आप तब जाओगे जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से कम वर्कर है। बोलो ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? यस अभी अच्छे से ये अधूरी आई। अच्छे से। चैप्टर टफ लगा क्या? नहीं आपको सर हो गया चैप्टर? हाँ सर। विशाखा जजमेंट के आपको मैंने समरी दी है, अपने आप में 2500 पेज का केस है। आपको बस इतना याद रखना, राजस्थान की सोशल एक्टिविस्ट थी, इनके साथ हरासमेंट हुआ था, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने वहां से सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन निकाली है। ये क्लियर हो गया ना आपको? यस सर। अब सेक्शन 3 क्या बोलता है ये क्लियर हुआ? आपको क्लियर हुआ कंप्लेंट कहाँ कहाँ डाल सकते हैं कि नहीं हुआ, ये बताओ। यस सर। अच्छा, कंप्लेंट करने का तरीका क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस एक्ट से क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि एक्ट साफ साफ ये कहता है कि जो अग्रीव्ड वुमेन है, ठीक है, वो अपनी रिटर्न कंप्लेंट जो सेक्सुअल हरासमेंट की है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में डाल सकती है, और अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है तो कहां डालेगी? लोकल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, कितने दिन में डाल सकती है? तो बेसिकली जब भी इंसिडेंट हुआ है उसके 3 महीने के अंदर, और सीरीज ऑफ इंसिडेंट लगातार अगर हरासमेंट हुआ है तो लास्ट टाइम जब हुआ था वहां से 3 महीने के अंदर। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अगर महिला कंप्लेंट डालने में अनेबल है, कोई परेशानी है, तो बेसिकली जो कमेटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर है उस महिला की हेल्प करेंगे। ठीक है, उसे असिस्ट करेंगे ताकि वो राइटिंग में अपनी कंप्लेंट डाल सके। बोलो कोई दिक्कत? परफेक्ट क्लियर? बहुत बोर तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। समझ आ रहा है अच्छे से? यस सर। अब मान लो ऐसा हुआ कि सेक्सुअल हरासमेंट के कारण एक फीमेल वर्कर बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गई और वो खुद कंप्लेंट नहीं डाल पा रही है, तो क्या उसके बदले कोई और डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है, ये बताओ। सर डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। ये वाला पॉइंट ना आपको अलग से एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है, थोड़ा फोकस करके याद रखना। ठीक है, अगर अग्रीव्ड वुमेन जो है अपनी कंप्लेंट फिजिकल इनकैपेसिटी के कारण नहीं डाल पा रही है, या कोई प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण नहीं डाल पा रही है, तो ये माना जाता है उसके रिलेटिव या फ्रेंड या कोवर्कर जो है, या नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के जो ऑफिसर्स है, स्टेट वुमेन कमीशन के जो ऑफिसर्स है, या जिस भी पर्सन को इस हरासमेंट का नॉलेज हो, वो उस वुमेन से कंसेंट लेकर कमिटी में जाके कंप्लेंट डाल सकता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, फिजिकली इनकैपेबल हो गई महिला और उसका हरासमेंट हुआ तो उसका रिश्तेदार, फ्रेंड, कोवर्कर, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन या स्टेट वुमेन कमीशन के ऑफिसर, या फिर जिसको भी इंसिडेंट का नॉलेज है उस महिला से या फीमेल से कंसेंट लेकर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी में उसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं। आप बोलो कितना समझ आया? आपको ये समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। चैप्टर परफेक्टली क्लियर है कि आधा अधूरा क्लियर है?
चैप्टर परफेक्टली क्लियर है कि कुछ प्लस माइनस है? ईमानदारी से बोलो। वेदिका, तनीषा, गुंजा, श्रुति बताओ सर। अच्छे से। पंकज, हाँ सर। क्लैरिटी है चैप्टर में? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट चैप्टर बताऊं? यस सर। जो पहले इंपॉर्टेंट वाले वो बता रहा हूँ, फिर बाकियों पे आऊंगा मैं। आपको 3 दिन और लगेगा इसको करने में, बड़ा यूनिट है ये, है ना? यस सर। आप आओ मैटरनिटी बेनिफिट लॉ पे। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 आपको पढ़ता है, ठीक है? पहले ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हुआ करता था, जिसको लेटर ऑन क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया। 1961 में ओरिजिनली ये बना था, इसको 2017 में मोदी सरकार ने अमेंड कर दिया, चेंज कर दिया। तो हमको क्या करना है, बेसिकली अमेंडेड लॉ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अमेंडेड लॉ। अच्छा, व्हाट इज मैटरनिटी? तो मैटरनिटी रिलेट्स टू मदरहुड। यस सर। ठीक है। नॉर्मली देखिए, काम करने का अधिकार दुनिया में सबको है, ठीक है? जिस ताकत या शक्ति से मेल काम कर सकता है, सेम शक्ति और ताकत से फीमेल भी काम कर सकती है। पर भगवान ने एक फीमेल को गिफ्ट दिया है मां बनने का, मदरहुड का। अब होता क्या है कि जैसे एक फीमेल वर्कर है, वो एक वर्क प्लेस पर काम कर रही है, ठीक है? इस बीच अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है, शी विल नीड रेस्ट, राइट? यस सर। अब ये रेस्ट उसे डिलीवरी के कुछ समय पहले देना पड़ेगा। लाइक ये माना जाता है कि जो 8 मंथ होता है वो क्रूशियल होता है। 9th मंथ में तो मेनली डिलीवरी हो ही जाती है, 8 to 9 मंथ क्रूशियल होता है। और जब डिलीवरी हो जाती है बेबी की, तो भी थोड़ा सा रेस्ट इंटरवल फीमेल वर्कर को चाहिए, बच्चे की देखभाल करने के लिए और खुद की देखभाल करने के लिए भी। तो हमारे देश का जो लॉ है ये बोलता है कि फीमेल वर्कर अगर वर्क कर रही है, उनकी प्रेगनेंसी आती है, वो बेबी डिलीवर करती है, तो उनको मैटरनिटी या मदरहुड बेनिफिट दिया जाएगा। बेनिफिट क्या दिया जाएगा? तो आफ्टर डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन से वो 26 वीक्स की छुट्टी दे सकते हैं। और ये जो हॉलीडे है ये पेड होगी, मतलब इसका पैसा मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। कब है 26 हफ्ते? कब से मिल रहे? आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 26 हफ्ते तक। और अगर डिलीवरी के पहले भी लेना है छुट्टी, तो उसका भी प्रोविजन है, आप 1 मंथ बिफोर से ले सकते हैं। एक फीमेल वर्कर 1 महीने पहले से भी डिलीवरी के छुट्टी ले सकती है। आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया क्या चैप्टर? हाँ सर। यस सर। आ गया। अब ये जो रूल है, मेल वर्कर पर लगेगा कि फीमेल वर्कर पर लगेगा, ये बताओ। फीमेल। मेल। अच्छा, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, अब जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं वो पैटर्निटी लीव देना भी शुरू कर दी है फादरहुड को लेकर। जैसे बेबी हुआ तो फादर्स को भी छुट्टी मिलेगी, ठीक है? लेकिन जो ऑफिशियल लॉ है वो मैटरनिटी बेनिफिट का लॉ है। तो लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है यार? जहां फीमेल वर्कर काम करेगी वहां एप्लीकेबल होगा। ऑल एस्टेब्लिशमेंट, जो फैक्ट्रीज हैं, माइंस हैं, प्लांटेशन है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, शॉप्स हैं, ठीक है? या फिर जहां भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे वहां पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लगता है। आप बता दो कोई दिक्कत इसको लेकर? नो सर। नो सर। कैसे क्लियर हुआ? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. इसको ये मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा तो एक कंडीशन है कि फीमेल होनी चाहिए, प्रेग्नेंट होनी चाहिए, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 12 महीने में कम से कम 80 दिन उसने काम किया है, उसे ही मैटरनिटी बेनिफिट का फायदा मिलता है। तो बात को दिमाग में बिठाओ, मैटरनिटी बेनिफिट उन्हीं फीमेल वर्कर्स को मिलेगा जो प्रेग्नेंट होंगी और जिन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे साल में कितने दिन काम किया है? 80 दिन काम किया है। 80 days. एलिजिबिलिटी समझ आई कि नहीं आई?
यस Yes, सर। sir. अच्छे से कि आधा अधूरा? सर अच्छे से। पक्का? यस सर। हाँ सर। अब फायदे देखो सरकार ने क्या दिए हैं मैटरनिटी बेनिफिट पे। फायदा नंबर 1, मैटरनिटी बेनिफिट के पीरियड को बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये 6 था, फिर 8 हफ्ते हुआ, अब बढ़ा के कितने हफ्ते कर दिया गया? 26 हफ्ते कर दिया गया। फर्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा, सेकंड पॉइंट आपको जो पढ़ना है वो ये है कि ये जो 26 वीक्स का जो फायदा मिल रहा है आपको, ये बेनिफिट मिल रहा है, ये फर्स्ट 2 चाइल्ड्स पे मिलेगा, पहले 2 बच्चों पे। तीसरा बच्चा जब पैदा होगा, थर्ड चाइल्ड जब बर्थ करेगा या बॉर्न देगा, तो इसमें केवल एक फीमेल एम्प्लॉय को 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। फिर से बोलूं क्या? ये जो मैटरनिटी बेनिफिट है 26 हफ्ते का, ये सिर्फ फर्स्ट 2 बेबीज पे मिलता है। थर्ड बेबी पे, तीसरे बच्चे पे ये कट के कितना हफ्ते हो जाता है? 12 हफ्ते की मैटरनिटी के। ये यस सर। हो गया। उसमें भी ये माना जाता है कि यहाँ तो अब क्या कर दे रहे थे कि 1 महीने पहले दे देते थे छुट्टी, यहाँ पर ये बोला गया है 12 हफ्ते को स्प्लिट किया जाएगा। आफ्टर डिलीवरी 6 हफ्ता, बिफोर डिलीवरी 6 हफ्ता। आप इस तरह से बेनिफिट दे सकते हैं। बोलिए, इसमें कोई डाउट आपको? नहीं। No, sir. नहीं सर। सेक्सुअल हरासमेंट चैप्टर अच्छे समझ आया कि नहीं आया बेटा? हाँ सर। आ आप- गया सर। अभी तक मैटरनिटी बेनिफिट चैप्टर समझ आया कि नहीं अच्छे से, ये बताओ। हाँ सर। यस सर। अब पहले 2 बच्चों पर क्या फुल बेनिफिट आएगा? कितने हफ्ते का? 6 weeks. 26 वीक। 26 वीक्स। और तीसरे बच्चे पे 12 weeks. 12 weeks. Before and after week 6. Before, after. है ना, ये मेन 12 याद रखना, 12 हफ्ते में। ठीक है, वैसे ही अगर किसी फीमेल ने किसी बच्चे का अडॉप्ट किया है जिसकी उम्र 3 साल से कम है, बिलो 3 ईयर्स, या कोई फीमेल है जो सरोगेसी करवा रही है, तो दोनों ही सिचुएशन में अगेन 12 वीक्स की ही अब मैटरनिटी लीव मिलती है। अडॉप्शन के केस में, बच्चे का अडॉप्ट करने के केस में भी, और सरोगेसी, दोनों ही केस में 12 हफ्ते की जो है वो मैटरनिटी लीव मिलती है। बताइए कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। कैसे समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? सर आ गया। ये प्रोविजन क्या है, एक साथ में खिचड़ी होता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको नोट्स में अलग अलग लिख के ध्यान रखना होगा, है ना। नेक्स्ट बारी आती है क्रच फैसिलिटी की। क्रच का मतलब होता है रेस्ट रूम फ्रॉम वुमेन, या बच्चों के लिए पालना घर। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये बोलता है बेसिकली कि कोई भी स्टैब्लिशमेंट हो, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में क्या पढ़े थे कि अगर फैक्ट्री में 30 से ज्यादा फीमेल 30 और मोर। तो हाँ, क्रच रखना होता है। crutches facility. लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट बोलता है कि कोई भी स्टैब्लिशमेंट हो, भले वो फैक्ट्री हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर वहां पे 50 से ज्यादा महिलाएं हैं या फीमेल वर्कर है, तो क्रच फैसिलिटी मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। ठीक है, और महिला को 4 बार उस क्रच में विजिट करने की क्या दी जाएगी? फैसिलिटी दी जाएगी। तो दिन में 4 बार अपने बेबी के पास जा सकती है विजिट करने। बताओ, ये बात समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? समझ आ आ गई। गई सर। अच्छे से आ गई। आगे अगर फीमेल को परेशानी और काम ऐसा है जो वर्क फ्रॉम होम से हो सकता है, तो मैटरनिटी बेनिफिट में ये भी बोला गया है कि फीमेल वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती है। आप बताओ, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अच्छे से बस ये ध्यान रखना है कि कभी भी मैटरनिटी का, प्रेगनेंसी का पीरियड होगा, तो उसका प्रायर इंटीमेशन जो है उस वुमेन को क्या करना होगा? अपने बॉस को देना होगा। ठीक है, कई बार क्या जॉब पाने के कारण कुछ फीमेल्स जो होता है प्रेगनेंसी छुपा देती है, क्योंकि एम्प्लॉयर थोड़ा क्रूएल होते हैं। उनका कहना होता है कि अगर तुम अभी प्रेग्नेंट हो गए तो बीच में तुम छुट्टी दे दोगे तो हमारे काम का नुकसान होगा। तो हमारा लॉ इस बात को स्पेसिफाई करता है
कि प्रेगनेंसी का तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, आपका ये हक है। और आप जहां भी नौकरी करें अपने बॉस को ये जरूर बता दें कि ये हमारा प्रेगनेंसी का पीरियड आने वाला है, ताकि वो आपके मैटरनिटी बेनिफिट का इंतजाम कर सके। आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? यस सर, आपको चैप्टर इतना अभी तक समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। कोई डाउट? Yes, sir. श्योर हो? आप यहाँ तक पढ़ो, यस सर। आप यहाँ तक पढ़ो। आप नोट्स निकालना एकदम आराम से। आज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का जो हिस्सा था वो, और ये मैटरनिटी बेनिफिट पढ़ना आज कर लोगे। यस सर। और इसका कल के कल में टेस्ट दे देना क्लास के बाद कोई और टाइम पे, बन जाएगा। हाँ सर। ठीक है, टेस्ट को थोड़ा रेगुलरिटी में ला देते, ज्यादा टॉपिक खत्म होते जा रहे, टेस्ट देते जाओ, बात के लिए मत रखो, है ना। यस। तो कल क्लास तो अपनी वही 9 बजे रहेगी। वहां से कितने बजे? 10 से प्रियंक सर वही 11 सवा 11 तक, 11:30 तक लेंगे, 1.5 घंटा जितना मेरे सर को लोकेशन नहीं आई अभी तक। हाँ बोल, लोकेशन ही भेजे। मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग जाओ आराम से पढ़ो, है ना। यस सर। ठीक है बेटा, चलो ये करो, तुम काफी है।